जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। देखो टू ब्लॉक्स आर देयर, दो ब्लॉक है। एक जो ब्लॉक है उसमें मास कितना है 5 kg और दूसरा ब्लॉक जितना है वो है कितना है 10 kg है। ठीक है, देखो ऊपर वाला जो ब्लॉक है ना, जो इस ब्लॉक पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है। कितना फोर्स एक्ट हो रहा है सोचो, 50 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, और इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो कितना है, वो है 0.4। ठीक है, तो हमें जो सॉल्व करना है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट हो रहा है इन दोनों ब्लॉक के बीच में और एक्सेलरेशन कितना हो रहा है। ठीक है, ये दो जो ब्लॉक है ना, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है। तो पहले हमें मानना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर, पहले हमें मानना पड़ेगा लेट द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। मतलब हम पहले सोच लेते हैं कि ये दोनों ब्लॉक ना एक साथ चल रहा है। अगर ये दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहा है, ठीक है, देखो दोनों ब्लॉक अगर एक साथ चल रहा है तो इन दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा, कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा। अरे सोचो ना, हमने कितना फोर्स एक्ट किया, सोचो हमने फोर्स एक्ट किया 50 न्यूटन ऊपर वाले ब्लॉक पे। देखो हम सोच रहे हैं कि देखो कि दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहा है। भाई एक साथ क्यों चलेगा, एक साथ इसलिए चलेगा क्योंकि देखो इसमें एक, अगर हम मानते हैं कि ये जो ब्लॉक है ना, जो ऊपर वाला ब्लॉक है और नीचे वाला ब्लॉक है, एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है। ठीक है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। अगर हम मान लेते हैं तो क्या होगा, दो ब्लॉक एक साथ चलेगा। तो अगर दो ब्लॉक एक साथ चलता है तो उन दोनों ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा। हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो कितना होता है, फोर्स, ठीक है, बाय मास। तो देखो हमें पता है कि कितना फोर्स एक्ट हुआ है, 50 न्यूटन। कितना फोर्स एक्ट हुआ है बताओ, 50 न्यूटन। और जो टोटल मास है ना वो है 10 kg प्लस 5 kg, दैट मीन्स 10 प्लस 5 इट विल बी 15 kg। तो मतलब आपका जो एक्सेलरेशन मिला वो है 50 बाई कितना, 15। तो ए हो गया आपका 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो हमने पहले मान लिया कि दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहा है। अगर दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहा है, इन दोनों ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो अगर अगर ये दोनों ब्लॉक जो है वो 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो बताओ ये जो 10 kg ब्लॉक है ना, ये जो 10 kg ब्लॉक है, इसमें कितना फोर्स एक्ट होना पड़ेगा, कितना रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए, इसके ऊपर कितना फोर्स चाहिए, और कौन ये फोर्स देगा, फ्रिक्शन फोर्स देगा। तो इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होना चाहिए कि ये जो 10 kg है ये 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चलेगा। तो फोर्स कितना होना चाहिए, F1 अगर इसको लिखते हैं हम, तो F1 कितना, हमें पता है कि फोर्स इक्वल्स टू कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके मास कितना है 10 kg, और हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो है 3.33। तो आपको जो मिला वो है 33.3। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स एक्ट होना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स एक्ट होना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट पे अगर 33.3 न्यूटन फोर्स एक्ट होगा तभी ये इस एक्सेलरेशन से चलेगा। और कौन ये फोर्स देगा, किसने ये फोर्स देने का जरूरत समझेगा, ये जो फोर्स एक्ट होगा फ्रिक्शन के लिए। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखो, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, देखो कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा। सोचो कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा। देखो फ्रिक्शन फोर्स कहां पर एक्ट हो रहा है, देखो बच्चों फ्रिक्शन फोर्स कहां पर एक्ट हो रहा है, इन दोनों सरफेस का बीच, इन दोनों सरफेस के लिए फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है। क्योंकि ये तो प्लेन सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है तो प्लेन सरफेस है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट होगा ना इस सरफेस पे एक्ट होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू एम जी। तो देखो इस सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वो है 0.4। और एम का देखो किस मास की बात कर रहे हैं हम, देखो इस जो एम होगा ना, एम जो होगा कौन सा मास, जिसके ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है।
तो किसके ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा? 5 केजी के ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है आपने अगर कुछ ऑब्जेक्ट कहीं पर रख दिया तो नीचे के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट होगा? mg। mg कहां पर एक्ट हो रहा है? इस सरफेस पे। और mg के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट होगा? नॉर्मल फोर्स। तो mg जो एक्ट हो रहा है इस ये जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है नीचे के हिस्से पे एक mg फोर्स एक्ट कर रहा है, इसी दौरान ऊपर की दिशा में एक फोर्स एक्ट होगा, कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। तो हमें पता है कि भाई ये नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना है, हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है? म्यू एन, और एन का वैल्यू कितना होता है? mg। कौन सा मास? ए वाला मास, ए वाला मास। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो म्यू का वैल्यू है 0.4, एम का वैल्यू है 5 केजी और जी का वैल्यू है कितना? देखो आपको मिल गया है ना, जी का वैल्यू कितना है? 10 है। तो इसका मतलब आपका जो फ्रिक्शन फोर्स मिला आपको इन दोनों सरफेस का बीच में, इस दोनों सरफेस के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स मिला आपको मिला कितना? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। ठीक है, तो आपको चाहिए कितना? आपको कितना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए? 33.3 न्यूटन। अगर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है इन दोनों ब्लॉक का बीच में तभी ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलेगा। ठीक है, अगर 33.3 न्यूटन जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो तो आपको नहीं मिल रहा है, ये रिक्वायर्ड फोर्स कौन देगा? फ्रिक्शन देगा। क्या आपको वो रिक्वायर्ड फोर्स मिला? आपको नहीं मिला। आपको कितना मिला? 20 न्यूटन फोर्स मिला। क्या ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि हमें जितना फोर्स चाहिए था उतना फोर्स तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस ब्लॉक को इसके साथ चलने के लिए, चलाने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए था, कौन सा फोर्स चाहिए था? फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए था। वो कितना चाहिए था? 33.3 न्यूटन। लेकिन वो तो नहीं मिल रहा है आपको। आपको कितना मिल रहा है? 20 न्यूटन। क्या चलेगा? अच्छा देखो, ये बताओ कि फ्रिक्शनल फोर्स के लिए क्यों क्यों फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए? क्यों फ्रिक्शनल फोर्स इसको आगे बढ़ाएगा? क्योंकि देखो बच्चों, इस ये जो देखो, आप सोचो ना कि अगर इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है, जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है 50 न्यूटन। ठीक है, और ये अगर सामने जा रहा है तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा? फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ए फ्रिक्शनल फोर्स क्या काम करेगा? ए फ्रिक्शनल फोर्स ए दोनों बॉडी के बीच में एक रिलेटिव मोशन क्रिएट करेगा। कौन सा मोशन क्रिएट करेगा? रिलेटिव मोशन क्रिएट करेगा। अगर इस 5 केजी ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इस 5 केजी ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, क्योंकि ये तो सामने जा रहा है, ये तो सामने जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो ये फ्रिक्शनल मोशन क्या काम करता है? रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस करेगा। तो देखो इसके हिसाब से 5 केजी के हिसाब से ये बॉडी कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? पीछे के डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि देखो अगर 5 केजी के ऊपर, अगर 5 केजी सामने जा रहा है तो 10 केजी जो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए तो रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस होगा ना, तो 10 केजी कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? पीछे के डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर पीछे के डायरेक्शन में 10 केजी जा रहा है तो 10 केजी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होगा? सामने के डायरेक्शन में एक्ट होगा। तभी ये जो 10 केजी है ये सामने की तरफ मूव करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये फ्रिक्शनल फोर्स के लिए। समझ में आया? अरे देखो ना, आप 50 केजी ऑब्जेक्ट में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, नॉट फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? समझो ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो 5 केजी के रिस्पेक्ट में जो 10 केजी का रिलेटिव मोशन है वो कौन सा डायरेक्शन में? तो 5 केजी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इंसान खड़ा हुआ है वो सोचेगा कि जो 10 केजी ऑब्जेक्ट में है वो पीछे की तरफ जा रहा है।
अगर 10 केजी ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जा रहा है तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, सामने की तरफ। समझ में आया, इसका फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, सामने की तरफ। तो मतलब सामने की तरफ ये जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, यही फ्रिक्शनल फोर्स इसका एक्सेलरेशन का रीजन है। समझ में आया, ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ में आया, क्लियर। तो जैसे मैंने बताया कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, ये जो 10 केजी ऑब्जेक्ट है कितना फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए 5 केजी के साथ एक साथ ले जाने के लिए, वो था 33.3 न्यूटन। लेकिन हमें कितना मिला, हमें मिला 20 न्यूटन। क्या ये दोनों ब्लॉक एक साथ जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि आपको जितना फोर्स चाहिए था वो था 33.3 और आपको जो फोर्स मिला वो है 20 न्यूटन। इसका मतलब दोनों ब्लॉक एक साथ नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं जा रहा है तो 5 केजी जो ब्लॉक है ना, इसका एक्सेलरेशन अभी कितना होगा, जो 5 केजी ब्लॉक है अगर इसको आप मान लेते हो तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसके ऊपर सामने की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है 50 न्यूटन और पीछे की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा 50। अगर इसका एक्सेलरेशन में A1 लिखता हूं 50 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, पता है आपको फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है वो है 20 बाई कितना, बाई इसका मास है, मास कितना है बताओ 5 केजी है, ठीक है, इसका मास कितना है 5 केजी। तो इसका मतलब आपको जो एक्सेलरेशन मिला वो है 30 बाई कितना 5, दैट मीन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको एक्सेलरेशन मिला, ठीक है। अच्छा, अभी सोचो ये जो दूसरा बॉडी है, दूसरा बॉडी पे कितना एक्सेलरेशन काम कर रहा है। देखो दूसरा बॉडी मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि दूसरा बॉडी का जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो पीछे की तरफ हो रहा है, इसका रिलेटिव मोशन पीछे की तरफ हो रहा है। अगर इसका रिलेटिव मोशन पीछे की तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, सामने की तरफ। यही फ्रिक्शनल फोर्स इसका एक्सेलरेशन का रीजन है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपन मास। तो फोर्स कितना है, देखो फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो है 20 और इसका मास कितना है, मास है 10, ठीक है, मास कितना है बताओ 10। तो आपको मिल गया कि इसका एक्सेलरेशन जो हो गया वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम। देखो दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक का मास है 10 केजी और दूसरा ब्लॉक का मास है 20 केजी। और जो सेकंड ब्लॉक है ना उसके ऊपर बच्चों सोचो ना, सेकंड ब्लॉक जो है उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है 90 न्यूटन। तो हमें सॉल्व करना है कि इन दोनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा और जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है इन दोनों ब्लॉक का बीच में वो भी कितना होगा, वो भी हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मान लो कि ये दोनों ब्लॉक मूविंग टुगेदर। सोचो कि अगर ये दोनों ब्लॉक इस फोर्स के वजह से एक साथ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होता। सो मूविंग टुगेदर, लेट अस कंसीडर दे आर मूविंग टुगेदर। अगर दोनों एक साथ मूव कर रहा है तो इसका कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है 90 और मास कितना है 20 प्लस 10, तो आपको मिल गया वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको एक्सेलरेशन मिल गया, ठीक है। अभी सोचो अगर ये दोनों ब्लॉक, ठीक है, अगर ये दोनों ब्लॉक 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो 10 केजी के ऊपर कितना फोर्स चाहिए हमें। तो रिक्वायर्ड फोर्स कितना फोर्स चाहिए इसी एक्सेलरेशन में ले जाने के लिए। तो कितना फोर्स चाहिए, 10 केजी के ऊपर में भी तो एक फोर्स एक्ट होना चाहिए। कौन सा फोर्स एक्ट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों एक्ट होगा, क्योंकि जो 10 केजी है वो 20 केजी ब्लॉक का ऊपर में है। तो दोनों सरफेस का बीच में कौन सा फोर्स एक्ट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए और कितना रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए, मिनिमम कितना कितना रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए, ठीक है, इस ब्लॉक को
इसे एक्सेलरेशन से मूव करवाने के लिए तो जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा वो कितना होगा, फोर्स इक्वल्स टू कितना होगा, मास है इंटू एक्सेलरेशन है, मास कितना है 10 kg और एक्सेलरेशन जो मिला वो है 3, तो इसका मतलब हमें 30 न्यूटन फोर्स चाहिए। हमें कितना फोर्स चाहिए, 30 न्यूटन। और हमें कितना फ्रिक्शनल फोर्स मिल रहा है, लिमिटिंग ए होगा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना होगा, अरे देखो हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स का इक्वेशन कितना होता है, म्यू एन। म्यू का तो वैल्यू दिया हुआ है वो है 0.4, ठीक है। और एम का कौन सा एम लेंगे, ये 10 kg वाला एम। कौन सा एम, 10 kg वाला एम, ठीक है। कौन सा एम, 10 kg वाला एम, क्योंकि ये जो 10 kg है ना, इसी के ऊपर तो नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि 10 kg नीचे के डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट करेगा। नीचे के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, mg, और ऊपर के डायरेक्शन में इसलिए तो नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि ये तो प्लेन सरफेस है, ठीक है। इसको तो हम नहीं कंसिडर करेंगे फ्रिक्शन के लिए, हमें तो फ्रिक्शन के लिए ये वाला सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। तो 10 kg नीचे के डायरेक्शन में mg का फोर्स एक्ट करेगा, ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। तो हमें पता है कि n का वैल्यू कितना होता है, n इक्वल्स टू होता है mg। और देखो 0.4 और m का वैल्यू कितना है 10 और g का वैल्यू कितना है 10, तो इसका मतलब आपको मिल गया 40 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, 40 न्यूटन। और आपको चाहिए क्या, 30 न्यूटन। देखो आपको जितना चाहिए उससे भी ज्यादा फोर्स एक्ट हो रहा है, ये तो आपके लिए अच्छा होगा। तो मतलब दोनों ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है ना, वो दोनों ऑब्जेक्ट है वो इसी एक्सेलरेशन के साथ चलेगा, सेम एक्सेलरेशन के साथ चलेगा, मतलब एक साथ चलेगा, एक साथ चलेगा, ठीक है, एक साथ चलेगा। क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन है इन दोनों का, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया। और हमें इसलिए जो फोर्स चाहिए, 10 kg ऑब्जेक्ट है, इस 10 kg ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, 30 न्यूटन। लेकिन हमें कितना मिल रहा है, 40 न्यूटन। तो ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है। तो अगर दोनों बॉडी को मूव करवाने के लिए हमें जो फोर्स है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन चाहिए, हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू, जो अप्लाइड फोर्स है ना, वो अप्लाइड फोर्स जो फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स है, नहीं अप्लाइड फोर्स नहीं, जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन से इक्वल होना चाहिए, या लिमिटिंग फ्रिक्शन इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया, ओके। लिमिटिंग फ्रिक्शन के अगर बराबर होता है तो भी ठीक है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन का कम होता है तो भी ठीक है, ओके, क्लियर। तो रिक्वायर्ड जो फोर्स है वो फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा, ओके। अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ बिलो व्हिच द ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर। हमें सॉल्व करना है कि एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा जिसके कारण ये जो दोनों ब्लॉक है ना एक साथ मूव करेगा, तो वही हमें पता करना चाहिए। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे मैंने बताया, अगर ये दोनों एक साथ मूव कर रहा है तो इसका कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका कॉमन एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, वो होगा ए सी, इसका कॉमन एक्सेलरेशन है वो है एफ बाई टोटल मास, फोर्स बाय मास। तो फोर्स कितना है, हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो है एफ, और मास कितना है, सोचो मास है 10 प्लस कितना है 15 है, इसका मतलब एफ बाई हो गया आपका 25, ठीक है। समझ में आया। अभी देखो हमने तो फोर्स अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, हमें इस ऑब्जेक्ट को भी एक साथ मूव करवाना है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को भी एक साथ मूव कराएंगे तो इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होना चाहिए, तो इसके ऊपर जो रिक्वायर्ड फोर्स है ना, इसके ऊपर रिक्वायर्ड फोर्स कितना होना चाहिए, रिक्वायर्ड फोर्स जो होना चाहिए वो F इक्वल्स टू कितना होगा, रिक्वायर्ड फोर्स कितना होगा, और कौन ए रिक्वायर्ड फोर्स प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। जो रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए हमें वो कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 15, एक्सेलरेशन कितना है F बाई 25, दैट मीन्स 3F बाई कितना है 5 है, दैट मीन्स कितना हुआ आपको 3F बाई 5 है।
ये हुआ आपका रिक्वायर्ड फोर्स, कितना हुआ ये आपका रिक्वायर्ड फोर्स हुआ, ठीक है। अभी हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है ये जो F का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो हमें पता है कि F का, अगर हमें इस दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ मूव करवाना है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट को भी मूव करवाना है, तो हमें पता है कि देखो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू वो ग्रेटर इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, रिक्वायर्ड फोर्स के इक्वल होना चाहिए या उससे ज्यादा, रिक्वायर्ड फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि हमें जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या है, इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा है, और एफ का एफ क्या है, इसमें एफ जो है जो रिक्वायर्ड फोर्स है। रिक्वायर्ड फोर्स मतलब कितना फोर्स चाहिए कि ए ब्लॉक भी इसके साथ मूव करे, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, म्यू एम जी। तो मतलब कौन सा म्यू तो पता है आपको 0.25, म्यू का वैल्यू कितना है 0.25। एम कौन सा एम, जिसके ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा तो 10 kg, और जी का वैल्यू कितना है 10 है, ठीक है। और एफ का वैल्यू कितना है आपको पता है, एफ का जो वैल्यू हमें मिला वो है कितना है 3f बाई कितना है 5 मिला। तो इसको सॉल्व करो, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको f का वैल्यू मिल जाएगा। f का वैल्यू कितना मिल जाएगा, देखो f का आपका वैल्यू मिल गया 125/3। तो आपको f का वैल्यू मिल गया। f का वैल्यू कितना मिला आपको, जो f का वैल्यू मिला वो है 125/3 ग्रेटर लेस इक्वल्स टू ओके 125/3। ये वाला आपको फोर्स रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है, इस दोनों ब्लॉक को एक साथ मूव कराने के लिए, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, ओके। अभी जो क्वेश्चन है वो है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग। तो देखो दो ब्लॉक है, एक है 15 kg और दूसरा है 10 kg, सही ना। और ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स, जो सेकंड ब्लॉक है उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है 90 न्यूटन। तो हमें क्या सॉल्व करना होगा, हमें सॉल्व करना होगा कि इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा और फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, ठीक है। पहले तो सोचो ये जो 15 kg है ना, इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है 90 न्यूटन। तो एक्टिंग फोर्स वो है 90 न्यूटन। अच्छा, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे ना, जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में, इस ब्लॉक के ऊपर काम करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, अगर मैं लिखता हूं फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द सेकेंड बॉडी, मतलब इस सेकेंड सरफेस, इस सेकेंड सरफेस में वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू एम जी। म्यू का वैल्यू कितना है 0.2, एम कितना है 15 kg सिर्फ नहीं है, 15 kg के ऊपर दूसरा मास भी है। देखो इस फ्लोर के ऊपर कितना कितना mg एक्ट हो रहा है, m टोटल मास कितना एक्ट हो रहा है 15 kg और 10 kg, इसका मतलब 25 kg, ओके। और g का वैल्यू कितना है, वो है g का वैल्यू कितना है 10 है। तो मतलब आपको जो मिल गया वो है 50 न्यूटन, कितना मिला 50 न्यूटन। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है वो है 50 न्यूटन, और आपने कितना फोर्स एक्ट किया 90 न्यूटन। अगर हम मान ले कि दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहा है तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा। तो बताओ कॉमन एक्सेलरेशन जो होगा वो AC कितना होगा, बताओ। जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा ना वो है फोर्स अपन मास। टोटल फोर्स कितना है सोचो ना, फोर्स कितना है वो है 90 माइनस कितना है, ठीक है, 90 माइनस कितना है 50, बाई कितना होगा, बाई होगा 10 प्लस 15, इसका मतलब 10 प्लस 15 ये होगा 25। तो 40 बाई कितना होगा 25 हो गया, ओके, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू मिला वो कितना मिला 40 बाई कितना मिला 25, ठीक है। अच्छा, समझ में आया, समझ में आया। ए हो गया मीटर 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ए हुआ कॉमन एक्सेलरेशन, एक किसका वैल्यू है कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो तो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है,
और नेट फोर्स अभी कितना एक्ट हो रहा है, मत बोलना सर 90 न्यूटन, नहीं भाई 90 न्यूटन फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है। जो अभी नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो है 40 न्यूटन। कितना है? 40 न्यूटन, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो माइनस हो गया। तो अभी इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है 40 न्यूटन। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ कि इस बॉडी को मूव करवाने के लिए हमें कितना रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए, कितना रिक्वायर्ड फोर्स, कितना रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए, कितना रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए फॉर 10 केजी। कितना रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए फॉर 10 केजी? तो आप बोलेंगे सर जो रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए ना वो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। सर मास कितना है? 10 केजी, और एक्सेलरेशन कितना है? 40 बाई कितना है? 25। ठीक है, समझ में आया? देखो समझ में आया, तो वो आपको कितना मिला? 40 बाई 25। ओके, तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे वो हो जाएगा, देखो ये हो गया 16 न्यूटन। ये कितना हुआ? 16 न्यूटन। तो आपका जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो है 16 न्यूटन। अच्छा, तो फ्रिक्शन कितना दे रहा है बच्चों? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, अच्छा इस सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा है? यही तो रिक्वायर्ड फोर्स देगा ना। अगर हमें पता है कि अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जो फोर्स चाहिए हमें, ठीक है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है अगर वो रिक्वायर्ड फोर्स से ज्यादा हो जाता है तभी तो दोनों बॉडी एक साथ मूव करेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है हमें म्यू एम जी, तो म्यू एम जी हम लिखेंगे ग्रेटर इक्वल्स टू कितना है? ठीक है, एफ के बराबर, सही ना। तो म्यू एम जी कितना होगा? देखो तो हमें एक्चुअली एफ एल सॉल्व करना है। एफ एल का वैल्यू कितना है? म्यू एम जी। तो म्यू एम जी कितना है? म्यू का वैल्यू कितना है? म्यू तो हमें दिया हुआ है 0.4। अरे भाई कौन सा फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं हम? इस फ्रिक्शन के इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है, इन दोनों सरफेस का बीच में जो फ्रिक्शन है इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो वो कितना है? 0.4। और एम का वैल्यू कितना है? 10। और जी का वैल्यू कितना है? वो भी तो 10 है, तो वो है 40 न्यूटन। तो आपको जो लिमिटिंग फ्रिक्शन मिला वो है 40 न्यूटन, और जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो है 16 न्यूटन। तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब लिमिटिंग इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये दो बॉडी एक साथ मूव करेगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सा फोर्स प्रोवाइड करने के लिए सक्षम है? लिमिटिंग फ्रिक्शन इस फोर्स को प्रोवाइड करने के लिए सक्षम है। ठीक है, ओके, तो दो बॉडी एक साथ मूव करेगा, और कितना एक्सेलरेशन से मूव करेगा? वो है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ। और इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है भाई, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा सोचो। आपको तो मिल गया लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू, कितना मिल गया आपको? 40 न्यूटन। इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है? वो तो 40 न्यूटन आपको मिल गया जो चाहिए। ठीक है, समझ में आया बच्चों? देखो इस क्वेश्चन को अभी हमें सॉल्व करना होगा। देखो देयर आर टू ब्लॉक्स। कितना ब्लॉक है? दो ब्लॉक है। एक ब्लॉक पे मास है 2 केजी और दूसरा जो ब्लॉक है वो है 3 केजी। दूसरा टू ब्लॉक्स आर देयर ना। तो देखो एक ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन, इस सरफेस का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो है 0.1, और इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो है कितना है? 0.2 है। ठीक है, अच्छा, तो पहले हम क्या करेंगे? हम लिमिटिंग फ्रिक्शन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस सरफेस के लिए फ्रिक्शन कितना एक्ट हो रहा है इन दोनों ब्लॉक के बीच में, और इस सरफेस के कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो इस सरफेस पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो है म्यू m1 म्यू1 m1 जी। तो म्यू1 कितना है? 0.2। m1 कितना है? 2 kg। और जी का वैल्यू कितना है? वो है 10। तो इसका मतलब आपको मिल गया वो है 4 न्यूटन। और इस सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? FL2 कितना है? वो है म्यू2। अच्छा, एम का जब इस सरफेस पे कंसीडर करेंगे आप, तो दो मास को आपको लेना पड़ेगा। इस मास को भी लेना पड़ेगा, इस मास को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इस सरफेस पे जो mg का फोर्स एक्ट हो रहा है वो दोनों मास के लिए। तो वो मास कितना कितना है? वो है 2 kg प्लस कितना है? 3 kg। ठीक है, म्यू एम और जी का वैल्यू कितना है? वो है 10। म्यू का वैल्यू कितना है? 0.1। एम का वैल्यू कितना है? 5। और जी का वैल्यू कितना है? 10। इसका मतलब आपको इस सरफेस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स मिला वो कितना मिला? 5 न्यूटन। ठीक है,
तो अभी बताओ इस सरफेस पे अगर 5 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये दोनों ब्लॉक का अगर इफ दे मूव टुगेदर, इफ दे मूव टुगेदर, दे मूव टुगेदर, अगर ये दोनों एक साथ मूव कर रहा है तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा? कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा? जो कॉमन एक्सेलरेशन आपको मिलेगा वो कितना होगा? वो है फोर्स अपन मास। कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो इस साइड में 10 न्यूटन, इस साइड में 5 न्यूटन, तो 10 प्लस 5। ठीक है, ओके। और क्या? अरे भाई, अरे भाई नीचे के हिस्से में तो भाई एक फोर्स एक्ट हो रहा है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। वो कितना है? 5 न्यूटन। आपने बता सर आपने इस फोर्स को क्यों नहीं लिया, इस फ्रिक्शनल फोर्स को क्यों नहीं लिया? अरे इस फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्यों लेंगे? क्योंकि जब बॉडी एक साथ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके लिए लगेगा? अगर एक साथ मूव कर रहा है तो इस सरफेस पे मूव कर रहा है ना, थोड़ी इस सरफेस पे मूव कर रहा है, इस सरफेस पे मूव कर रहा है। रिलेटिव मोशन किस में आएगा? इसमें रिलेटिव मोशन आएगा, इस सरफेस पे। बाई कितना है? टोटल मास है, टोटल मास कितना है? 2 + 3, 2 + 3 इसका मतलब 5। तो ए आपको मिल गया वो है 10/5, तो इसका मतलब आपको मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही मिला आपको कॉमन एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या मिला आपको? कॉमन एक्सेलरेशन। ओके, अभी सोचो अगर इस 2 केजी बॉडी को भी एक साथ मूव करना है इस 3 केजी बॉडी के साथ, तो इसके ऊपर कितना फोर्स रिक्वायर्ड है? तो रिक्वायर्ड फोर्स लिखो, रिक्वायर्ड फोर्स कितना है? तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगना चाहिए? जो रिक्वायर्ड फोर्स होना चाहिए वो कितना होगा? सोचो ना, हमें पता है कि भाई फोर्स कितना होता है। देखो आपने कितना फोर्स अप्लाई किया? 5 न्यूटन। पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? अरे यही तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, सही ना? जो पीछे की तरफ आपका आपके लिए फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना एक्ट हो रहा है? सोचो। ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है इस साइड पे, ठीक है, वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? सोचो, वो है म्यू एम जी। म्यू का वैल्यू कितना? वो है 4 न्यूटन। इक्वल्स टू कितना होता है? इक्वल्स टू होता है एम ए। ठीक है, तो आपको पता है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिखा, अच्छा गलत लिखा, इसमें ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा। जब ए बॉडी, देखो हमें सॉल्व करना है कि इस बॉडी पे रिक्वायर्ड फोर्स कितना होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड फोर्स मतलब इसके ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स काम करना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों बॉडी के ऊपर, ठीक है, इन दोनों बॉडी के ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स काम करना चाहिए कि दोनों बॉडी एक साथ मूव करेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? कितना मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स काम करना चाहिए कि दोनों बॉडी एक साथ मूव करेगा? तो देखो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? 5 न्यूटन। और ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब मिनिमम कितना फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर है, इक्वल्स टू कितना है? एम ए। तो देखो 5 न्यूटन इस साइड में और फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू कितना है? एम ए। एम का वैल्यू कितना है? 2 केजी। और देखो ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू हमें पता है कि इसी एक्सेलरेशन से मूव करने के लिए ए का वैल्यू कितना चाहिए हमें? वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब आपको एफ का वैल्यू मिल गया, वो है 1 न्यूटन। आपको कितना फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए कि ये दो बॉडी एक साथ मूव कर जाए? वो है 1 न्यूटन। और आपको कितना मिल रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? 4 न्यूटन। क्या ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा? हाँ सर, जरूर करेगा, क्योंकि हमें जो फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए वो है 1 न्यूटन और हमें जो मिल रहा है वो है 4 न्यूटन। इसका मतलब ये जो दो बॉडी है एक साथ मूव करेगा। ठीक है, देखो मैंने बताया, देखो कि जो रिक्वायर्ड फोर्स कितना है, देखो रिक्वायर्ड फोर्स कितना है इस डायरेक्शन में, जो आपने फोर्स अप्लाई किया वो है 5 न्यूटन। और ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या चाहिए? एक फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, वो उसका नाम लिख दिया मैंने एफ, इक्वल्स टू कितना होगा? एम ए। पहले वाला जो जितना भी पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या था? उसमें
ये जो फर्स्ट ब्लॉक है ना, इसमें फोर्स एक्ट नहीं हो रहा था, फोर्स एक्ट हो रहा था हो सके इस ब्लॉक में और हो सके इस ब्लॉक में, लेकिन साइमल्टेनियसली एक साथ फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था। इस टाइम में प्रॉब्लम क्या है, एक साथ फोर्स एक्ट हो रहा है दोनों ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। तो आपको मिल गया कि भाई कितना रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए, 1 न्यूटन, और हमें कितना फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, 4 न्यूटन, मतलब एक साथ